एक बार की बात है। एक शहर में 3 लोगों का छोटा सा परिवार खुशहाली पूर्वक रहता था, जिसमें राहुल और उसका बड़ा भाई राजेंद्र और उसकी पत्नी सीमा रहते थे। एक दिन सीमा का बदन बुखार से तप रहा था। ऊपर से रसोई की जिम्मेदारी किसी तरह सब्जी चलाई जा रही थी। तभी उसका देवर वहां पानी पीने आया। उसने सीमा के हाव भाव देखे तो उसके माथे पर हाथ रखा और बोला, भाभी आपको तो तेज बुखार है। हाँ, सीमा ने कमजोर आवाज में कहा। सुबह कुछ नहीं था, दोपहर से अचानक हो गया। भैया को बताया? नहीं, वो तो परसों आने ही वाले हैं। वैसे भी बेकार में परेशान होंगे। आज तो रात हो ही गई है, बस कल की बात है। अरे लेकिन राहुल की फिक्र कम नहीं हुई थी, मगर सीमा ने उसे दिलासा दिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं, मामूली बुखार ही तो है, तुम जाकर पढ़ाई करो। खाना बनाते ही मैं तुम्हें बुला दूंगी। खाना बनते ही बुला लूंगी। सीमा की नकल उतारकर चिढ़ाते हुए राहुल ने उसके हाथ से बेलन छीना और बोला, लाइए मैं बना देता हूँ, आप जाकर आराम कीजिए। ना, लेट गई तो और बीमार हो जाऊंगी। सीमा बैठने वालों में से नहीं थी। वह बोली, हम दोनों मिलकर बना लेते हैं। और वे दोनों मिलकर खाना बनाने लगे। सीमा का पति राजेंद्र कंपनी के किसी काम से 3 दिनों के लिए बाहर गया हुआ था। वह कर्मचारी तो कोई बड़ा नहीं था, लेकिन बॉस का भरोसेमंद था, तो किसी भी काम के लिए वे उसे ही भेजते थे। सीमा का 21 साल का देवर राहुल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। राजेंद्र जैसा प्यार करने वाला पति पाकर सीमा भी बहुत खुश थी। कुछ पति की तनख्वाह और वह खुद स्कूल में पढ़ाती, दोनों से मिलाकर घर का खर्चा अच्छे से निकल आता। सास ससुर गांव में रहते थे। देवर राहुल अपनी पढ़ाई के चलते उनके साथ ही रहता था। जिंदगी में जो भी कमी थी तो बस यही कि शादीशुदा जीवन में 10 सालों के बाद उनकी कोई औलाद नहीं थी। अब सीमा 35 साल की हो चुकी थी। अपनी हम उम्र के टीचरों को उनके साथ बच्चों को देखती तो ना चाहते हुए भी उसे रोना ही आ जाता था। वह अपनी डायरी के पन्ने इसी पीड़ा से रंगती जाती थी। रोटियां बन चुकी थी। राहुल ने उसे कुर्सी पर बैठने को बोला और सामान समेटने लगा। सीमा ने सिर पीछे की ओर टिकाया और आंखें बंद कर ली। वातावरण एकदम शांत था। तभी वहां वही तूफान फिर से गरजने लगा, जिसका शोर सीमा आज तक भाप नहीं पाई थी। राहुल की गर्दन धीरे से सीमा की ओर घूम चुकी थी। वह कनखियों से सीमा के शरीर को देखे जा रहा था। सीमा की सांसों के साथ जैसे उसका सीना ऊपर नीचे होता जाता, वैसे राहुल के अंदर शैतान जागता जा रहा था। हो गया सब काम। बर्तनों की आवाज बंद जानकर सीमा ने अचानक पूछते हुए अपनी आंखें खोल ली। राहुल हक्का बक्का रह गया और बोला, हाँ भाभी, बस हो ही गया। कहकर राहुल ने जल्दी जल्दी बाकी काम समेटने लगा और खाने की चीजों को उठाकर मेज पर ले आया। सीमा ने मुश्किल से 2 रोटियां खाई, वह भी राहुल की जिद पर। वह जबरदस्ती सब्जी उसकी प्लेट में डाल दे रहा था। खाने के बाद सीमा सोने जाने लगी तो राहुल बोला, भाभी बस 15 मिनट के लिए आगे वाले कमरे में बैठिए ना, मैं आपके लिए दवा लेकर आता हूँ। अरे नहीं, रात भर में उतर जाएगा। सीमा ने मना किया, लेकिन राहुल कहाँ मानने वाला था। मैं पास वाले केमिस्ट से ही दवा लेकर आ रहा हूँ। भाभी, जहाँ से आप हमेशा मंगाती हैं, दरवाजा बंद कर लीजिए, मैं अभी आया। कहता हुआ वह निकल गया। सीमा ने दरवाजा बंद कर लिया और सोफे पर पैर ऊपर करके बैठ गई। राहुल ने तय कर लिया था कि आज तो वह अपने मन की करके ही रहेगा। इसी बीच केमिस्ट की दुकान आ गई। क्या बात है राहुल बाबू? केमिस्ट ने राहुल को खोया हुआ सा देखा तो पूछा। राहुल का ध्यान वापस दुकान पर आया। दवा चाहिए थी, उसने जवाब दिया। अभी तो यहाँ मिठाई मिलती है क्या? केमिस्ट ने उसे छेड़ते हुए कहा। वह पुराना दोस्त था राहुल का। राहुल मुस्कुरा उठा और बोला, अरे जल्दी देना भाई, जल्दी दे। बड़बड़ाते हुए केमिस्ट ने हैरत से उसकी ओर देखा। कौन सी दवा चाहिए, यह तो बता। राहुल को याद आया कि उसने तो सच में कोई दवा मांगी ही नहीं। उसने ऐसे ही बोल दिया, भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें बुखार है, तो जरा नींद की गोली देना। नींद की गोली बुखार के लिए? सोचते हुए केमिस्ट ने उसे देखा। वह खुद भी सीमा के हुस्न का दीवाना था। हमेशा उसके बारे में टक्कर लेकर बातें किया करता था। उसने राहुल के मन की बात ताड़ ली। ऐसी बातों का उसे अनुभव जो था, उसने नींद की गोली के साथ साथ बुखार की भी दवा दे दी।
राहुल ने लिफाफा जेब में रखा और तेजी से वापस चलने को हुआ। तभी केमिस्ट चिल्लाया, अरे भाई खुराक तो सुन ले। वह काउंटर पर आया। केमिस्ट ने उसे डोज बताई और आंख मारते हुए बोला, यह नींद वाली गोली, एक से ज्यादा मत देना, टाइट चीज है, अभी क्या बकवास कर रहा है। राहुल के मन का डर उसकी जुबान से बोल पड़ा। उसकी तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली हालत हो गई। वह जाने लगा। केमिस्ट पीछे से कह रहा था, अगली बार हमको भी याद रखना। राहुल उसको अनसुना करता हुआ आगे बढ़ गया। घर लौटने पर डोरबेल बजाते ही सीमा ने दरवाजा खोला। भाभी आइए, अंदर चलिए, राहुल ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा। सीमा अपने कमरे में आकर लेट गई। राहुल ने उसे बुखार की दवा दी। सीमा दवा लेकर सोने के लिए लेटने लगी तो राहुल ने उसे रोका। भाभी अभी एक दवा बाकी है, कितनी सारी ले आए भैया? सीमा ने थकी आवाज में बोला और बाम लेकर माथे पर लगाने लगी। भाभी दीजिए, मैं लगा देता हूँ, कहकर राहुल ने उससे बाम की डब्बी ले ली और उसके माथे पर मलने लगा। थोड़ी देर बाद उसने सीमा को नींद वाली गोली भी खिला दी और लिटा दी। राहुल उसका माथा दबाता रहा। थोड़ी देर बाद उसने पुष्टि करने के लिए सीमा को आवाज दी, भाभी सो गई क्या? कोई जवाब नहीं मिला। राहुल ने उसके चेहरे को हिलाकर भी देख लिया। कोई प्रतिक्रिया न पाकर वह समझ गया कि रास्ता साफ हो चुका है। राहुल की कनपटी में खून तेजी से दौड़ने लगा। वह बत्ती जलती ही छोड़कर सिमरन के ऊपर आ गया। मर्यादा के आवरण प्याज के छिलकों की तरह उतरते चले गए। कमरे में आए इस भूचाल से मेज पर रखी राजेंद्र और सीमा की तस्वीर गिरकर टूट गई। सब कुछ शांत होने पर राहुल थककर चूर होकर सीमा के बगल में लेट गया। बस अब बुखार उतर जाएगा भाभी जी, इतना पसीना जो निकलवा दिया मैंने आपका, राहुल बेशर्मी से बड़बड़ाया और सीमा की कुछ तस्वीरें खींचने के बाद उसे कपड़े पहना दिए। सीमा अब तक धीरे धीरे कराह रही थी। राहुल पलंग से उतरा और खुद भी कपड़े पहनने लगा। तभी उसकी नजर आधी खुली दराज पर गई। भूल से सीमा ने अपनी डायरी उसी में छोड़ रखी थी। राहुल ने उसे निकाला और कपड़े पहनते पहनते उसकी पन्नी पलटने लगा। अचानक एक पेज पर जाकर उसकी आंखें अटक गई। वह अभी अपनी कमीज के सारे बटन बंद भी नहीं कर पाया था, लेकिन उसको इस बात की परवाह नहीं रही। वह अपलक उस पन्ने में लिखे शब्दों को पढ़ने लगा। उसमें सीमा ने लिखा था, बस अब बहुत रो लिया, बहुत दुख मना लिया औलाद के लिए। मेरा बेटा मेरे पास था और मैं उसे पहचान भी नहीं पाई। जब से मैं यहाँ आई उसे बच्चे के रूप में देखा, तो आज अपनी कोख के बच्चे के लिए इतनी चिंता क्यों? मैं बहुत जल्दी में राहुल को कानूनी रूप से गोद ले लूंगी। राहुल की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वह सिर पकड़कर वहीं बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। फिर भागकर सीमा के पैरों को पकड़कर अपना माथा उससे रगड़ते हुए रोने लगा। भाभी मुझे माफ कर दो, यह क्या हो गया मुझसे? अचानक राहुल का ध्यान सीमा के बिखरे बालों पर गया। उसने जल्दी से जमीन पर गिरी उसकी हेयर क्लिप उठाई और सीमा का सिर अपनी गोद में रखकर बालों को संवारने लगा। वह किसी मशीन की तरह सब कुछ कर रहा था। हेयर क्लिप अच्छे से उसके बालों में लगाकर राहुल उठा और घर से बाहर निकल गया। अगली सुबह तकरीबन 8 बजे सीमा की आंखें खुली। उसका सिर अभी तक भारी था। घर में काफी भीड़ लग चुकी थी। एक आदमी ने आखिरकार बोल ही दिया, देवर भाभी के रिश्ते पर भरोसा करना ही पागलपन है। सीमा के सिर में जैसे करंट लगा। वह सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। तभी इलाके के पुलिस इंस्पेक्टर ने प्रवेश किया और बताया, आपके देवर राहुल की लाश पास वाली नदी से मिली है। उसने रात को खुदकुशी कर ली। सीमा का कलेजा मुंह को आने लगा। वह हड़बड़ाकर पलंग से उठी, लेकिन लड़खड़ाकर गिर गई। एक महिला सिपाही ने राहुल के मोबाइल में कैद सीमा की कल वाली तस्वीरें उसे दिखाई और कड़क कर पूछा, कल रात ऐसा क्या कह दिया लड़के से जो उसने अपनी जान दे दी? तस्वीरें देखकर सीमा हैरान रह गई। अपनी शारीरिक हालत से उसे ऐसी ही किसी घटना का शक तो हो रहा था, लेकिन दिल अभी तक मानने को तैयार नहीं था। वह फूट फूट कर रोने लगी। इंस्पेक्टर ने उस महिला सिपाही को अभी कुछ ना पूछने का इशारा किया और बाकी औपचारिकताएं पूरी कर वहां से चला गया। धीरे धीरे औरतों की भीड़ भी छटती गई। राजेंद्र का फोन आया कि वह आ रहा है, लेकिन सीमा बस उसे सुनती रही। उसकी सूनी आंखों के सामने राहुल का बचपन चल रहा था, जब वह नई नई इस घर में आई थी। दोपहर तक राजेंद्र लौट आया
और भागते हुए सीमा के पास कमरे में पहुंचा। वह अभी भी पलंग पर बैठी शून्य में ताक रही थी। राजेंद्र ने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन सीमा का शरीर एक ओर लुढ़क गया। सीमा सीमा चीखता हुआ राजेंद्र उसे झकझोर कर रहा था। सीमा कभी न जागने वाली नींद में सो चुकी थी। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।